नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने पार्लियामेंट्री कार्रवाई तो देखी होगी, रोज़ रोज़ देखते होंगे, क्योंकि इस बार शीत सत्र के अंदर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी इसमें चर्चा के अंदर भाग ले रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि विपक्ष तो संविधान की दुहाई दे ही रहा है और जैसा कि लोकसभा के 2024 के आम चुनाव हुए, उसमें भी विपक्ष ने संविधान के मुद्दे को उठाया और पुरजोर उठाया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो सत्ताधारी भाजपा है उसने संविधान को कुचला, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली के रूप में कार्य करते देखा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं भी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है और इस प्रकार की जो विपक्ष के सांसद हैं, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी यानी संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर कहाँ तो खुशी मनाने का ये एक अवसर है कि 75 साल का ये एक लंबा सफ़र हिंदुस्तान ने तय किया है और हिंदुस्तान ने आशातीत वृद्धि की है, विकास किया है और जनमानस का कितना उत्थान हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहीं ना कहीं विपक्ष से और मुख्यतः कांग्रेस से वो डरते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंट खत्म कर दिया, उन्हें आत्मविश्वास नहीं रहा, इसलिए वो चर्चा में भाग नहीं लेते। वो संसदीय कार्रवाई में वो कभी कभार आते हैं और आते हैं तो उपस्थिति दर्ज कराकर यहाँ से तुरंत भागने का काम करते हैं और यहाँ किसी भी डिबेट में भाग नहीं लेते। इस प्रकार की राहुल गांधी ने ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी के अंदर और अन्य जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर मनुस्मृति ही कहीं ना कहीं लागू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है सब पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, यहाँ किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और उन्होंने एकलव्य की एक कहानी बताते हुए कहा कि दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो युवा लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनका कहीं ना कहीं रोजगार खत्म किया जा रहा है, यानी उनका एकलव्य की तरह जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने एकलव्य की महारत धनुष बाण चलाने की थी, इसलिए उसे यह लगा कि एक दलित समाज का व्यक्ति एकलव्य इतना पारंगत कैसे होगा धनुष बाण में, तो उन्होंने दान दक्षिणा के बहाने उसका अंगूठा काट लिया। और इसी प्रकार का कार्य भाजपा की केंद्र सरकार भी युवाओं के साथ कर रही है, हुनर छीना जा रहा है। तो ये आप सुने, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार की बातें रखी। उन्होंने आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री को और सावरकर को। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से डरते हैं और यह सत्य ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो वो कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हैं और इतिहास को खोदने लगते हैं। और इस बात से स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर भाजपा के जितने भी लोग हैं वो अतीत की गुजरे जमाने की बातें करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बातें करते हैं और वर्तमान की बात नहीं करते, भविष्य की बात नहीं करते। और ये कहीं ना कहीं आरोप जो है कांग्रेस का या विपक्ष का, वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1939 और 1952 के जो संविधान संशोधन हुए उन पर चर्चा की। इंदिरा गांधी को आड़े हाथों लिया, जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, उनको आड़े हाथों लिया, उन पर टीका टिप्पणी की, आरोप लगाए तरह तरह के। तो ये प्रधानमंत्री का सदा से यही स्वभाव है, यही उनकी प्रकृति में दिखाई देता है और इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उससे डरते हैं।
तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना। और यदि आपने अभी तक हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताजुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है,
आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा। तो द्रोणाचार्य जी ने, Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That you have to understand. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती। द्रोणाचार्य जी संसदीय ने, कार्य मंत्री बोले, कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने
एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया, तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेज कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे अब भी बैठे करेंगे। अब कुछ नहीं बोलना है उसको। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या करते हैं। स्पीकर सर, मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं
2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं। और आज
यह बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद।